हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो भाई देखो, वैल्यू सीरीज आप लोगों के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अब पहली बात तो माइंड में ये तो ख्याल आता है ना कि वैल्यू सीरीज कैसे। तो भाई देखो, पीजीटी जूलॉजी की जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी बच्चे पीजीटी बायो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें जूलॉजी और बॉटनी को लेके हम आपके सामने आए हैं, कुछ मॉक टेस्ट लेके आए हैं। तो भाई इन मॉक टेस्ट के अंदर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे, और हर एक मॉक टेस्ट के अंदर उसकी एक वैल्यू होगी, उसकी एक खास बात होगी। वो ये होगी कि हर एक मॉडल टेस्ट के अंदर, पेपर के अंदर हम एक पर्टिकुलर पोर्शन को कवर करेंगे। तो इसलिए ये जो सीरीज होगी पूरी की पूरी, ये अपने आप में वैल्यूएबल सीरीज बन जाती है। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और सीरीज को शुरू करने से पहले भाई कुछ रूल सुन लो मेरी तरफ से। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर कीजिए। अरे फिर उसके बाद मैं भी तो एक्सप्लेनेशन दे ही रहा हूं ना बच्चे। तो आपने इस प्रैक्टिस के साथ चलना है, तो आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी, और आपको यह भी पता चलता जाएगा कि भाई आपको कौन सी चीजें और अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है ना भाई। वैल्यू सीरीज है भाई, तो पता चल जाएगी भी कहाँ के किस टॉपिक की क्या वैल्यू है। चलिए, तो इससे पहले आपको मैं ये भी बोलना चाहूंगा, आप हमारी जो वेबसाइट है bansalacademy.com, आप इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको ना मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा। इस मॉक टेस्ट के अंदर आप जाके आप अपनी मर्जी से मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। आपको बहुत सारे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। एकदम फ्री है, किसी तरह की कोई भी चार्जेस जो आपको देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पे। इसी के साथ ही बच्चे, जो हमारी ये आज वाली जो पीडीएफ रहेगी, जो भी हम आज कुछ चीजें लिखेंगे, जो भी कुछ करेंगे, ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ये सब कुछ आपको हमारी टेक ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। तो प्ले स्टोर पे जाइए, विंडो स्टोर पे जाइए, ऐप स्टोर पे जाइए, वहां से जाके इसको डाउनलोड कीजिए। और साथ में बहुत सारी और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे नोट्स है, स्टडी मटेरियल है, कुछ और क्लासेस वगैरह हैं, तो आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। तो इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए भाई, हम शुरुआत करते हैं पीजीटी बायोलॉजी के लिए सबसे पहले क्वेश्चन की। जैसे मैंने बोला कि हम हर वीडियो के अंदर, हर एक वीडियो के अंदर कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, द लार्वा फॉर्म सीन इन लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस। तो देखो भाई, एस्केरिस के लाइफ साइकिल को अगर हम देखते हैं, तो हमने बताना है इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो लार्वल फॉर्म है। तो ग्लोचिडियम की बात करते हैं, ये एस्केरिस का लाइफ साइकिल का लार्वल फॉर्म नहीं है। मीरासीडियम की बात करते हैं, लीवर फ्लूक है। ट्रोकोफोर की बात करते हैं, तो ये भी नहीं है। बचता कौन है बच्चे यहाँ पे, रेबिटी फॉर्म लार्वा। याद रखना बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है अपने ही आप में, कि भाई एस्केरिस का जो लार्वा होता है उसका नाम बोल देंगे, नाम पूछ लेंगे, तो भाई रेबिटी फॉर्म जो लार्वा होता है, इसका जो रिलेशन है, इसका जो संबंध है, वो किससे होता है, एस्केरिस से होता है। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इस लार्वा का जो संबंध है, ये जो लार्वा हमें देखने को मिलता है, इसका रिलेशन कौन सी फाइलम से है। तो फाइलम यहां पे आ जाएगी एसके हेलमिंथस। क्या आ जाएगी, एसके हेलमिंथस फाइलम आ जाएगी। तो ये छोटी मोटी बातें ध्यान में रखनी है। मीरासीडियम लार्वा किसका होता है, ये लार्वा होता है बच्चे लिवर फ्लू का। प्यार से इसको क्या बुलाते हैं, फिशियोला हिपैटिका बुलाते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द इंटरमीडिएट होस्ट टू ऑफ टीनिया सोलियम इज। तो भाई हमने बताना है कि हमारा जो टीनिया सोलियम होता है, टीनिया सोलियम मतलब किसकी बात कर रहा है, ये टेप वोम की बात कर रहा है। कौन सी फाइलम है बच्चे, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर आते हैं। इसका इंटरमीडिएट होस्ट पूछ रहा है। देखो टेप वोम दो तरह के होते हैं, एक होता है टीनिया सोलियम, एक होता है टीनिया सेजिनेटा। सेजिनेटा। तो अगर हम सोलियम की बात करते हैं ना बच्चे, इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो होता है पिग। याद रखना, टीनिया सोलियम का जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो पिग होता है ना। और हमें इसी का ही पूछा गया, तो इसका आंसर तो आया पिग। अब शिप किसका होता है, भाई शिप इसका तो नहीं होता, है ना। अगर हम शिप की बात करते हैं बेसिकली, तो इसका तो कभी देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैन जो होता है भाई, इंटरमीडिएट होस्ट मैन नहीं होता, है ना। इसके अलावा मस्कीटो की बात करते हैं, मस्कीटो भाई इसका होस्ट किधर से आएगा, मस्कीटो का कोई लेना देना नहीं है इससे, इसके साथ।
तो टीनिया सोलियम का अगर पूछे बच्चे आंसर क्या आ जाएगा, पिग आ जाएगा। और अगर टीनिया सैजिनेटा पूछ दे तो इसका जो आंसर होता है बेसिकली जो हमारे काऊ होती है ना, जो हमारी काऊ होती है, जो बफले होती है, वो इसके क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, है ना। अब थोड़ा सा इसको टेक्निकली सोचना। इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर गाय को भगवान माना जाता है, एक तरह से माता माना जाता है, तो इसको लोग खाते नहीं है। बेसिकली यहां पे मैं बीफ वर्ड यूज करूंगा, तो लोग यहाँ पे इसको खाते नहीं है। अगर लोग नहीं खाएंगे तो सैजिनेटा की इन्फेक्शन जो है वो हमारी कंट्री के अंदर नहीं देखने को मिलती, या बहुत कम देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर लोग किसको खाते हैं, पिग को खाते हैं। और पिग का होस्ट कौन है, मतलब पिग किसका होस्ट है, टीनिया सोलियम का। तो इंडिया के अंदर हमें अगर टेपवर्म की इन्फेक्शन देखने को मिलती है तो ज्यादातर वो कौन सी होती है, टीनिया सोलियम होती है। इसीलिए तो हम अपनी स्टडी के अंदर टीनिया सोलियम को पढ़ते हैं, है ना। ओके, अगर शिप की बात करते हैं तो स्नेल का होता है, तो बात खत्म होगी। ह्यूमन का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ, मतलब अभी इंटरमीडिएट होस्ट के साथ, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइप ऑफ सिलोम सीन इन फिशियोला। देखो भाई, पहली बात तो फिशियोला क्या है, फिशियोला हिपैटिका, ये है बच्चे लीवर फ्लूक है। और लीवर जो फ्लूक होता है ना बच्चे, ये कौन सी फाइलम में आते हैं, ये आते हैं प्लेटी हेलमिंथिस में। बहुत लॉजिक वाले तरीके से समझाऊंगा। देखो, अगर हम प्लेटी हेलमिंथिस फाइलम की बात करते हैं, है ना, तो प्लेटी हेलमिंथिस से पहले कौन आती है, टीनोफोरा। इससे पहले कौन आती है, सिलेंट्रेटा। इससे कौन आएगी, पोरीफेरा। देखो, इन तीनों के अंदर सिलोम नहीं होता। टीनोफोरा के बाद आती है प्लेटी हेलमिंथस। प्लेटी हेलमिंथस के अंदर क्या होता है, तीनों जर्म लेयर जो होती हैं, जर्म लेयर्स वो प्रेजेंट होती हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, इससे पहले जो तीन फाइलम थी ये वाले, इनके पास होती है सिर्फ दो जर्म लेयर। और सिलोम बेसिकली क्या होता है, सिलोम एक होती है कैविटी, ये क्या होती है, एक कैविटी होती है। इसके चारों तरफ क्या होती है बच्चे, मीजोडर्म होती है। ऐसी कैविटी जिसके चारों तरफ क्या है, मीजोडर्म की लेयर है। इनके अंदर तो एक एक्टोडर्म होती है, मतलब इन तीनों के अंदर एक तो एक्टोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है। इनमें तो मीजोडर्म वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो भाई अगर मीजोडर्म वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं तो इनके अंदर कभी सिलोम नहीं हो सकता, बात यही खत्म कर दी। लेकिन प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर पहली बार मीजोडर्म आती है, फर्स्ट टाइम मीजोडर्म आएगी प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर। लेकिन बच्चे, ये जो हमारा इवोल्यूशन है ना, ये बहुत ध्यान से बहुत धीरे धीरे होता है। पहली बार मीजोडर्म तो आएगी, लेकिन सिलोम पहली बार नहीं बनती। इसके बाद जो फाइलम आएगी एसके हेलमिंथिस, इसके बाद जो फाइलम आएगी एसके हेलमिंथिस, है ना। तो एसके हेलमिंथिस के अंदर पहली बार सिलोम तो बनेगा, लेकिन पहली बार में क्या परफेक्ट सिलोम बनेगा, नहीं बनेगा। तो वहां पे सूडो सिलोम बनेगा। तो प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर बेसिकली तीनों लेयर्स तो हैं, लेकिन इसके बाद भी इसके अंदर कोई भी सिलोम देखने को नहीं मिलेगा। तो हम बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को एसिलोमेट्स। क्या बोल देंगे, एसिलोमेट्स। तो यहाँ पे फिशोला हिपैटिका जो है हम बोलेंगे ये एक एसिलोमेट एनिमल है, बिकॉज इसके अंदर कोई भी जो सिलोम देखने को नहीं मिलता है। गॉट इट, पॉइंट क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा, मैंने बोला ना हम एक पर्टिकुलरली पोर्शन से क्वेश्चन उठाएंगे और मजे से भाई बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो, मतलब देखो, द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ सिस्टोस्टोमा। भाई सिस्टोस्टोमा के कारण कौन सी डिजीज होती है। आपको एक बड़ी ही प्यारी सी सिस्टोस्टोमा के बारे में बात बताता हूं। इसका कोई भी होस्ट, मतलब एजेंट, होस्ट नहीं बोलेंगे, इसका कोई भी एजेंट जो होता है नहीं होता। जैसे मस्कीटो है, काफी सारी डिजीज का एजेंट है ना, है ना। ऐसे ही करता है, मलेरिया का पैरासाइट यहां से उठाएगा वहां फेंक देगा। लेकिन शिस्टोस्टोमा डायरेक्ट बॉडी में एंटर करता है, याद रखना। ये खुद क्या करेगा, डायरेक्ट एंटर करेगा और डिजीज करेगा। और जो डिजीज करता है ना, एंड क्या करेगा, कॉज करेगा डिजीज। और डिजीज का नाम होता है सिस्टोमिएसिस, सिस्टोस्टोमिएसिस। अब यहां देखते हैं, यहां बोल रहा है काला अजर नहीं आएगा, ये लेशमानिया करता है काला अजर। फिलेरियसिस नहीं आएगा, एलिफ वो करता है हमारा क्या एलिफेंटियसिस बीमारी होती है ना, फिलेरियसिस, ये भी नहीं आएगा। अमीबोइसिस अमीबा करेगा, ये भी नहीं आएगा। तो नन ऑफ दिस, तो ये इसका करेक्ट आंसर है।
याद रखना, सिस्टोस्टोमियासिस डिजीज करता है कौन? हमारा सिस्टोस्टोमा। इसलिए इनमें से तीनों में से कोई भी आंसर देखने को नहीं मिलेगा। पॉइंट क्लियर है ना? ये जो फ्लेरियासिस होता है, वो वुचूरिया बेनक्रॉफ्टी करता है, वो मतलब वाउकीरिया बोल देते हैं, वुचूरिया बोल देते हैं, है ना? चलिए, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, फिशियोला इन्फेक्ट द वर्टिब्रेट होस्ट इन द स्टेज ऑफ। ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। जो फिशोला होता है वो किस स्टेज में क्या करेगा? हमें इन्फेक्ट करता है। बेसिकली इन्फेक्शन की स्टेज क्या होती है? तो भाई ऐसा है, इसकी जो इन्फेक्शन की स्टेज होती है वो होती है मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया इसकी वो स्टेज होती है जिसके अंदर ये क्या करता है, ये अपने होस्ट को क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा। ना तो सर्केरिया होती है, ना मीरासीडियम होती है, ना ही रेडिया होती है। क्या होगी यहाँ पे? मेटासर्केरिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, पॉइंट क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ ट्रिपेनोजोमा। देखो भाई, ट्रिपेनोजोमा को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक फैलाने वाला कौन है? तो भाई एक फ्लाई होती है। उस फ्लाई को क्या बोलते हैं? ग्लोचीना। ये फ्लाई होती है जो क्या करती है? ट्रिपेनोसोमा को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करती है? स्प्रेड करने का काम करते हैं। तो ये हो गया इसका इंटरमीडिएट होस्ट हुआ। लेशमानिया नहीं आएगा, प्लेन्योरिट नहीं आएगा, नोफ्लिस नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? ग्लोचीना। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काला अजर बीमारी होती है बच्चे, काला अजर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ। भाई किसकी इन्फेक्शन से होता है? देखो जो काला अजर होता है ना, वो लेशमीनिया की इन्फेक्शन से होता है। इसकी इन्फेक्शन से होगा, है ना? देखो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शन से तो मलेरिया होगा, ट्रिपेनोसोमा की इन्फेक्शन से भी ये भी नहीं होगा, एंट अमीबा की इन्फेक्शन से अमीबियोसिस होता है। तो यहाँ पे लेशमीनिया जो होता है, इसकी इन्फेक्शन से हमें कौन सी बीमारी देखने को मिलती है? काला अजर बीमारी देखने को मिलती है। नोट कर लो भाई, अगेन इंपॉर्टेंट। देखो हर एक इंपॉर्टेंट चीज बताता चला जाऊंगा, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, मजा आ जाएगा आपको, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रिपेनोजोमा, देखो फिर से ट्रिपेनोजोमा के ऊपर क्वेश्चन आया। एट फर्स्ट लिव इन ब्लड ऑफ मैन। क्या बोल रहा है? पहले जो ट्रिपेनोसोमा था वो ब्लड के अंदर रहेगा, उसके बाद वो चला जाएगा गेट इनटू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके बाद वो ना ब्रेन के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर चला जाएगा या फिर स्पाइनल कोर्ड के। व्हेन इट इज इन ब्लड इट कॉज फीवर। तो भाई जब ये ब्लड में होता है तो ये फीवर कॉज करता है। इसके फीवर को क्या बोलते हैं? देखो मैं बताता हूं, इसके फीवर को बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस फीवर। देखो मैंने आंसर कर दिया, यहां पे सिस्टोस्टोमियासिस नहीं आएगा, काला अजर नहीं आएगा, मलेरिया नहीं आएगा, गैम्बिया फीवर, अरे भाई यही आएगा, यही आएगा। पता क्यों? क्योंकि स्लीपिंग सिकनेस फीवर को ही हम क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज गैम्बिया फीवर। इसी को ही गैम्बिया फीवर बोलते हैं। ये भाई मैंने एक पेपर में देखा है, क्वेश्चन आया हुआ था, बड़े तेज बनते हैं एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसको भी बड़े ध्यान से ध्यान रखना है, छोटी मोटी टर्म्स होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लार्वा फॉर्म ऑफ ब्लैनोग्लोसिस इज। देखो ब्लैनोग्लोसिस की लार्वा फॉर्म की बात कर रहा है, ब्लैनोग्लोसिस की। ये पता क्या मेरा फेवरेट लार्वा है। इसका लार्वा कैसा दिखता है? देखो ऐसा दिखता है, मैं बनाता हूं बोर्ड पे, ऐसा ऐसा इसका लार्वा दिखेगा, ऐसा। ये इसका लार्वा होता है। अच्छा देख के बताओ थोड़ा सा, डिक्सन की जो बॉल क्रिकेट वाली आती थी, हम बचपन में खेला करते थे, वैसा ही है ना? वैसा ही ना? देखो ये ट्रोकोफोरा लार्वा नहीं है। ट्रोकोफोरा लार्वा हमें एनेलिडा के अंदर देखने को मिलता है। ट्रोकोफोरा लार्वा हमें मोलस्का के अंदर देखने को मिलता है। ये तो नहीं आएगा। डाइप्लूरा भी नहीं है, एमोसिटस भी नहीं है बच्चे, इसका नाम है टोरनेरिया लार्वा। तो ब्लैनोग्लोसिस का जो लार्वा होता है वो होता है टोरनेरिया। ये कौन सा लार्वा है? टोरनेरिया लार्वा है। गॉट इट। बहुत ही प्यारा लार्वा होता है पेपर में। और याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन में टोरनेरिया लार्वा के ऊपर, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ऐसे हैं जहां पे टोरनेरिया लार्वा के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वैल्यू सीरीज है बच्चे, हर एक क्वेश्चन की अपनी वैल्यू है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन एम्फियोक्सिस एंडोस्टाइल इज डैश इन फंक्शन। एम्फियोक्सिस बेसिकली हम लेंसिलेट्स को बोलते हैं। तो ये जो एंडोस्टाइल नाम की स्ट्रक्चर होती है ना बच्चे, ये प्रेजेंट होती है फेरिंग्स के अंदर। किसके अंदर होती है ये? फेरिंग्स के अंदर। अभी क्या होता है, जो वर्टिब्रेट्स, जो इनवर्टिब्रेट्स बेसिकली होते हैं, जो नॉन कोर्डेट्स होते हैं, यहां पे तो ये क्या करता है? एक्सोक्राइन का काम करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं
वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, जब मतलब बेसिकली जब हम कोडेट्स की बात करते हैं, तो ये जो एंडोस्टाइल होता है ये कहीं ना कहीं पे क्या करता है, थायराइड लाइक फंक्शन परफॉर्म करेगा। किसके जैसा फंक्शन करेगा ये, थायराइड के जैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर ये थायराइड के जैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा तो इसको मैं कौन सा ग्लैंड बोल दूं ना, ये एंडोक्राइन का काम करता है। याद रखना, एम्फियोक्सिस के अंदर जो एंडोस्टाइल होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, क्योंकि ये थायराइड की जैसे काम करता है। जिस तरीके से थायराइड हार्मोन को रिलीज करता है वैसे ही ये भी हार्मोन को रिलीज करता है। ये बड़ा ही ये बाउंसर क्वेश्चन होता है, पेपर में आता है। मतलब ऐसे मान के चलो, क्रिकेट का मैच चल रहा है, एक बॉल में 6 रन चाहिए, है ना, और जो बॉलर था ना उसने एकदम से मतलब बैट्समैन सोच रहा था यॉर्कर बॉल आएगी, लेकिन बॉलर ने बाउंसर डाल दी, ऊपर से निकल गई सीधी, है ना। तो वही ये बाउंसर क्वेश्चन होता है। ओके, तो एंडोस्टाइल जो होता है एम्फियोक्सिस के अंदर, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह क्या करेगा, फंक्शन करेगा, काम करेगा। और यही फिर आगे जाके धीरे धीरे हमारे अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड है वही डेवलप हुआ सी सी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखते हैं, द एम्फियोक्सिस इन एम्फियोक्सिस द चीफ एक्सियल एंडोस्केलेटन। देखो एक्सियल एंडोस्केलेटन की बात कर रहा है, जो एक्सिस वाला होता है, इज द नोटोकोड, इट इज नॉट। देखो सीधी सी बात, पता है क्या बोल रहा है, ये आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि एम्फियोक्सिस के अंदर जो नोटोकोड होती है उसको क्या बोलते हैं। बच्चा उसका नाम होता है कोडा डोर, मतलब इसका डोरसाइलिस नाम होता है। याद रखना, ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जो एम्फियोक्सिस होता है, एम्फियोक्सिस लैंसेलेट जो है, इसके अंदर जो एंडोस्केल्टन, एक्सेल एंडोस्केल्टन, जैसे हमारे अंदर रीड कैटी होती है ना, वैसे इसका जो एक्सेल एंडोस्केल्टन है, जिसको कि हम नोटोकोड बोलते हैं, उसका क्या नाम है, उसको हम कोडा डोरसेल्स बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है, तो ये भी थोड़ा सा बच्चे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओसिकल्स तो ईयर में होते हैं, वर्टिब्रा कॉलम बच्चे, वर्टिब्रा कॉलम वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है, हमारे अंदर है वर्टिब्रा कॉलम, इनके अंदर नहीं होता। नन ऑफ दिस आंसर नहीं है यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन, द चीफ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह रहेगा। द चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एम्फियोक्सिस। अब भाई एम्फियोक्सिस के अंदर जो ऑर्गन कौन से वाले हैं, मतलब एक्सक्रीशन के लिए, तो इनके पास पता कैसे होते हैं, इनके पास ना किडनी लाइक, इनके पास क्या होता है, किडनी लाइक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। और वो पता क्या होता है बच्चे, वो होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। बिल्कुल सही। ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है ना, ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, आगे जाके यही किडनी के अंदर डेवलप हो गया। हाँ हाँ यार सही है। ये जो प्रोटोनेफ्रिडियम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, आगे जाके यही प्रोटोनेफ्रिडियम जो था वो मतलब वर्टिब्रेट्स के अंदर जो था, फिर वो मतलब किडनी बना, मीजोनेफ्री किडनी बना, फिर उससे मेटानेफ्री किडनी बनी। तो इस तरीके से प्रोटोनेफ्रिडियम जो होता है वो हमारे जो स्टार्टिंग वाले कोडेट्स होते हैं ना उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। कोक्सल ग्लैंड बिल्कुल नहीं आएगा बच्चे, एंटीनल ग्लैंड बिल्कुल नहीं आएगा, ये दोनों आर्थोपोडा में प्रोनेफ्री किडनी नहीं आएगा। समझे बात को, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, प्रोटोनेफ्रिडियम आ जाएगा आंसर, प्रोटोनेफ्रिडियम है। ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, आंसर करो इसका। द प्रोनेफ्रिक टिब्यूल degenerate, then the mesonephric tubule acquire connection with the pronephric tubule, द डक्ट इज नोन एज। क्या बोलना चाह रहा है कि भाई मान के चलो ये कोई प्रोनेफ्रिक टिब्यूल था, ठीक है, ये डीजेनरेट कर गया, देन इससे क्या बना, एक मीजोनेफ्रिक टिब्यूल बना। इसने क्या किया, इसके साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करी। इस डक्ट को क्या बोलते हैं, क्या इसको मलेरियन डक्ट बोलते हैं, नहीं बोलते। वोल्फिन डक्ट बोलते हैं, नहीं बोलते। प्रोनेफ्रिक डक्ट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। एक्चुअली में इसको बोलते हैं, इसको मीजोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोल देंगे, मीजोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं, जो कि यहां पे नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस आंसर, है ना। ओके, गॉट इट, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बात है जी। तो ये है भाई हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे चमकते सितारे हैं, जिन्होंने बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं वो क्वालिफाई किए हैं। और यहाँ पे हमारे इन्होंने, भाई क्या बात है, हमारी एकेडमी वालों ने यहाँ पे लिखा है कॉल अस टू ऐड योर फोटोग्राफ। तो भाई आप भी नीचे दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कीजिए, बैच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम बैच को भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो बैच को ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन भी मिलेगी, और आप भी अपनी फोटो को यहाँ लेके आइए, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल इज नोन एज। भाई
ये पता नहीं चीजें क्यों पकाती। ऐसा भाई जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दे, ले भाई ले जा। तो हम बोलते हैं, हम बेसिकली बोलेंगे वो जो वो जो वो जो मॉलिक्यूल है वो एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। जो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो है यहाँ पे ये रहा, ये देखो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ले जाओ भाई ले जाओ। और ये इसकी इंपॉर्टेंस बच्चे पता कहाँ पे आती है, जब आप रेस्पिरेशन को पढ़ते हो, रेस्पिरेशन को पढ़ते हो, इसके अंदर भी जब आप पढ़ते हो किसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पढ़ते हो या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हो। तो यहाँ पे आपको बताना होता है कि भाई कॉम्प्लेक्स वन जो था फेरिड, जो एफई कॉम्प्लेक्स था, जो फेरिक सल्फाइड नाम का कॉम्प्लेक्स था, वो रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा, आगे पढ़ेंगे उसको भी, अरबी भी आने दो क्वेश्चन, क्योंकि वैल्यू बेस्ड है ना, तो पहले हम एक को पकड़ेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन है जो फ्री के नंबर देके जाते हैं। देखो क्या बोलते हैं, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवोरोटेटरी आइसोमर। तो भाई एक सॉल्यूशन था जिसके अंदर डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी दोनों इक्वल अमाउंट में है, और ऑप्टिकली जब हम इनको देखते हैं तो ये इनएक्टिव होता है, क्योंकि देखो ना इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है, लीवोरोटेटरी कंपाउंड है। अब कई बच्चों को ये नहीं पता डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड और लीवो ये समझते हैं। देखो जो लाइट को राइट साइड क्या कर दे, बेंट कर दे, वो बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो लाइट को लेफ्ट साइड क्या कर दे, बेंट कर दे, वो होते हैं लीवोरोटेटरी। जैसे आपने देखा होगा मार्केट के अंदर आता है ग्लूकोस डी आता है ना। तो एक्चुअली में ये जो ग्लूकोस है ना, अगर आप इसको पानी में डाल के इसके ऊपर एक लाइट की बीम डालोगे, जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये ग्लूकोस था, ये ग्लूकोस था, ये आप एक सोर्स है, यहां से लाइट आ रही है, ये ग्लूकोस था पानी में मिक्स किया हुआ आपने। तो इस तरीके से ने क्या किया, लाइट को ना हल्का सा ऐसे बेंड कर दिया, राइट साइड बेंड कर दिया, हल्का सा राइट साइड बेंड कर दिया, या फिर बोल दो क्लॉकवाइज, कैसे क्लॉकवाइज लाइट को क्या कर दिया, बेंड कर दिया। तो ये कैसा कंपाउंड है, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है। ऐसी ये क्या करेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या बोलना है, एक हमने ऐसा कंपाउंड डाला जो राइट साइड लाइट को बेंड करेगा, एक ऐसा कंपाउंड डाला जो लेफ्ट साइड लाइट को बेंड करेगा, और जो सॉल्यूशन होगा वो दोनों इक्वल अमाउंट में, सॉल्यूशन इनएक्टिव होगा, है ना। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं बच्चे, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, जिसमें डी प्लस एल फॉर्म दोनों होती हैं और दोनों इक्वल होती हैं, है ना। गॉट इट है, समझे ना बात को। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। ए सॉल्यूशन, अब देखो बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर दी मैंने। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने जो डिजीज वाले होते हैं वो उठा ले, साथ में एनिमल किंगडम डाल दिया। अब यहाँ पे एनिमल किंगडम के बाद मैंने किसको पकड़ लिया, थोड़े से बायोकेमिस्ट्री को पकड़ लिया कि भाई आ जाओ बायोकेमिस्ट्री, तुम्हें भी देखते हैं ऐसे कैसे मुश्किल हो सकती हो तुम। तो देखते हैं, ए सोल्यूशन विच रेजिस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। ये क्या कर रही है, अपने पीएच में चेंज नहीं होने, ड्यू टू डाइलेशन और एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ आइदर एसिड और ब्लड और एल्कली मैटर। बड़े ध्यान से सुनना, ये आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है। ये आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है। अगर आप इसके अंदर इसकी पीएच मान के चलो, इसकी पीएच है वो है, पीएच इसकी है मान के चलो वो है 7.2 है। जब आपने इसके अंदर क्या डाला, एसिड डाला, अभी भी इसकी पीएच 7.2 है। अब आपने इसके अंदर क्या कर दिया, बेस ऐड कर दिया, अभी भी इसकी पीएच ये है। तो ये सॉल्यूशन जो है, ये क्या अपने अंदर पीएच में चेंज लेके आने दे रहा है, नहीं लेके आने दे रहा, है ना, नहीं लेके आने दे रहा। तो इसलिए इस सॉल्यूशन को मैं बोलूंगा ये कौन सा सॉल्यूशन है, एक बफर सॉल्यूशन है। ये कौन सा सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन। देखो है कहीं पे, अरे यार ये रहा। और हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड वो एक तरह से बफर सॉल्यूशन का काम करता है। ब्लड के अंदर बेसिकली बफर सॉल्यूशन नहीं, इसके अंदर जो जो बाइकार्बोनेट बनता है, बाइकार्बोनेट, ये बफर सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करता है। ब्लड की पीएच ऐसा नहीं कि भाई आप बॉडी के अंदर एसिड बना और ब्लड की पीएच जो थी वो एसिड हो गई। ब्लड की पीएच चेंज करना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि उसके अंदर बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। ब्लड एक बफर सॉल्यूशन होता है, तो वो अपने अंदर पीएच को चेंज नहीं होने देता।
तो ध्यान से स्टेटमेंट को देख लो, विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच ड्यू टू डाइल्यूशन और एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ आइदर एसिड और अल्कली। तो ऐसा कोई भी सोल्यूशन जिसके अंदर आप थोड़ा सा एसिड डाल दो, थोड़ा सा चाहे बेस डाल दो, वो पीएच में चेंज नहीं होने देता, ऐसे सोल्यूशन को हम बफर सोल्यूशन बोलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है ये पेपर में बनके, है ना। आई होप ये समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ सर्टेन एंजाइम इज रिवर्सिबली अल्टेड बाय सर्टेन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये क्या बोलना चाहता है कि भाई एंजाइम की कैटालिटिक जो एक्टिविटी होती है वो रिवर्सिबल होती है और ये चेंज हो सकती है किसी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कारण। उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको कोएंजाइम बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। क्या उसको कोफैक्टर बोलते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्या उसको मॉडिफायर बोलते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो इसका आंसर बचे नन आएगा। उसको देखो बेसिकली क्या पता क्या होता है, बेसिकली हम उसको एक नॉर्मल तरीके से फैक्टर बोल सकते हैं। मतलब क्या होता है, ये एक समझना, ये एक एंजाइम है, अब ये इनएक्टिव है, इसको मैं बोलूंगा एपो एंजाइम बोलूंगा। कोई फैक्टर था वो यहां पे आके बाइंड कर गया, ये यहां पे आके बाइंड कर गया। अब ये दोनों मिलके, ये कोई फैक्टर था, ये दोनों मिलके बाइंड करके, इसको मैं क्या बोलूंगा, नाउ दिस इज नोन एज होलो एंजाइम बोल दूंगा। तो होलो एंजाइम यहां पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर आया है ये डिपेंड करता है इसका नेचर कैसा है। इसको मैं प्रॉपर तरीके से को एंजाइम भी नहीं बोल सकता, प्रॉपर तरीके से को फैक्टर भी नहीं बोल सकता, मॉडिफायर भी नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे इसका कोई भी आंसर नहीं है, तो इसको मैं नन बोल दूंगा यहाँ पे। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ, है ना। चलो यहाँ पे दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है, रिवर्सिबल की बात कर रहा है। रिवर्सिबल, अगर यहाँ पे इरिवर्सिबल होता तो मैं कोफैक्टर लिख देता कि कोफैक्टर क्या कर रहा है, एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे रिवर्सिबल मैनर की बात कर रहा है, तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे नन आंसर आ जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइसोमर आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दे आर कॉल्ड। जैसे मान के चलते हैं ये कार्बन है, ये लगा यहाँ पे हाइड्रोजन, ये लगा यहाँ पे, क्या लगा दे इसको, कुछ लगा दे, NH2 लगा दे, और ये यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे COOH लगाते हैं, ये लगा दिया अपने R। ठीक है, चलो इसको छोड़ो। आइसोमर बेसिकली क्या होता है, देखो एक्चुअली में पता क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, आइसोमर मिरर इमेजेस होती हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया। तो मान लो इसके अगर मैं मिरर इमेज देखूं तो कार्बन यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है ना। तो आप देखोगे ये दोनों की दोनों क्या है, मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की। ये दोनों की दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस हैं। तो इनको मैं क्या बोलूंगा, इनको मैं इनेंचोमेरिक पेयर बोल दूं। ये क्या होगा एक तरह से, ना तो देखो एसिड बेस की कोई सेंस है, ना कंजुगेट पेयर की बात कर रही है। तो इनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इनेंचोमर बोलते हैं। क्या बोल देंगे, इनेंचोमर बोल देंगे। समझे बात को, है ना। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Each enzyme is distinguished from one other enzyme by a specific property of catalyzed reaction। भाई हर एंजाइम जो है वो कोई ना कोई रिएक्शन करेगा। दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड एज ए बेस फॉर क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ एंजाइम फॉर। भाई ये क्राइटेरिया कौन यूज करता है, एंजाइम की जो क्लासिफिकेशन होती है क्या यूजीसी इस क्राइटेरिया को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नहीं करेगा। क्या आईसीएमआर इस क्राइटेरिया को देखेगा, नहीं करेगा। क्या सीएसआई ये काम करेगा, नहीं करेगा। तो आईयूबी ये काम करता है। आईयूबी यहाँ पे होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे ये आईयूबी जो होता है ये यहाँ पे क्या करेगा, नेमिंग का काम करता है बेसिकली, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश हेल्प्स टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ अनदर। देखो यहां पे देखना, प्रिडिक्ट करने की बात हो रही है। जहां पे भी प्रिडिक्ट करने की बात हो किसी वैल्यू को लेकर, जो एक वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल से हमें क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। जैसे एग्जांपल देता हूं, ये इस तरीके से हमने कुछ वेरिएबल ड्रॉ करे, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो एक तरह से ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, हम वैसे ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं समझाता हूँ, आपके पास कोई रीडिंग थी, आपने क्या किया, आपने रीडिंग देखा, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। तो आपने क्या किया, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी
तो सबके पास है। तो आप इन फ्यूचर बता सकते हो कि भाई यहाँ पे वैल्यू क्या हो सकती है। अभी भी नहीं समझे, मैं बताता हूँ। एक बॉल में 2 रन आए, दूसरी बॉल में 3 रन आए, तीसरी बॉल में 1 रन आया, चौथी बॉल में 4 रन आए, पांचवी बॉल में 2 रन आए, छठी बॉल में 1 रन आया। अब बनाते हैं इसका। 1 2 3 4 5 6 बोले। 1 2 3 2 4 6, ये है रन, ये है बॉल। पहली बॉल में कितने रन आए थे? 2 रन। दूसरी बॉल में कितने रन आए थे? 3 रन। तीसरी बॉल में कितने रन आए? 1 रन। इसको मैं मिटाऊं? चौथी बॉल में कितने रन आए? 4 रन। सॉरी, यहाँ पे 4 रन। पांचवी में कितने आए? 2 रन। छठी में कितने आए? 1 रन। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से आप एक ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे। अगर मैं इस लाइन को आगे ड्रॉ करूं तो मैं एक एस्टिमेट से बता सकता हूं ना कि ये 1 रन पे जाएगी कि 2 रन पे जाएगी। प्रिडिक्शन, यही प्रिडिक्शन होती है। तो ऐसी प्रिडिक्शन हमेशा कौन करता है? जब भी हम एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं प्रिडिक्शन के लिए, इसको रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं। तो एस्टिमेट करना हो, जब भी प्रिडिक्ट करना हो किसी चीज को, तो किसकी जरूरत होती है? रिग्रेशन एनालिसिस की। देखो नाम के अंदर ही आ रहा है, एनालिसिस है भाई, रिग्रेशन एनालिसिस है ना? गॉट इट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बायोस्टैट का पेपर, मतलब बायोस्टैट भी पूछते हैं ना, तो बायोस्टैट के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर एस्टिमेशन की बात हो, रिग्रेशन प्रिडिक्शन की बात हो, तो रिग्रेशन एनालिसिस आता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है? द मोस्ट यूनिवर्सली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। याद रखना, जब भी ऐसा यूज कर, यूनिवर्सली वर्ड यूज कर लिया जाए, वो भी डिस्पर्जन के लिए, तो हमेशा आंसर आंखें बंद करके आपने ये ढूंढना है स्टैंडर्ड डिवीजन कहां पे लिखा है। तो इसका आंसर सीधा सीधा ये लिखा, स्टैंडर्ड डिवीजन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है? डिस्पर्जन को मेजर करने का एक मेथड होता है और सबसे एक्यूरेट मेथड ये माना जाता है। ओके, तो ये भी बायोस्टैट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द बार डायग्राम कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप डैश वन फॉर ईच ग्रुप और कैटेगरी। देखो बार ग्रुप क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है? ये एक ग्राफ है, तो इसमें एक डाटा, इसमें दूसरा डाटा, इसमें तीसरा डाटा, इसमें चौथा डाटा, इसमें पांचवा डाटा, इसमें छठा डाटा ना। एक है, दो है, तीसरा डाटा है, चौथा डाटा है, पांचवा डाटा, छठा डाटा। देखो ध्यान से, मान के चलो ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, ये फोर्थ क्लास है, ये फिफ्थ क्लास है, ये सिक्स क्लास है। तो ये बन गया अपने सामने बार मार्क, बार ग्राफ बन गया। क्या इसके अंदर सेट ऑफ लाइन्स है? तो क्या आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लाइन्स दिख रही है? ऐसी ऐसी नहीं है, सेट ऑफ लाइन्स नहीं है। इक्वी डिस्टेंस रेक्टेंगल्स, क्या ये इक्वी डिस्टेंस? देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपका मन करे आप यहाँ भी बना सकते हो। इक्वी डिस्टेंस का कोई जरूरी नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं आएगा, बोथ भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा? नन। इसके अंदर कोई आंसर नहीं आएगा। बार डायग्राम क्या है? कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप होता है, डैश वन फॉर ईच ग्रुप और कैटेगरी। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता, ईच कैटेगरी आपकी मर्जी, आपको जैसे मर्जी बनाना हो, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? नन आ जाएगा। ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई भी आपका मन करे आप एक ग्रुप रखो, दो ग्रुप रखो, तीन ग्रुप रखो, एक कैटेगरी रखो, दो कैटेगरी रखो, वो आपकी इच्छा है ना? तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? नन आ जाएगा। अरे मैथ का सवाल है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? डैश इज द वैल्यू दैट डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट। भाई ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन था, इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना, तो दो पार्ट्स के अंदर जो वैल्यू डिवाइड करेगी वो तो कहाँ, मिड में होनी चाहिए बिल्कुल। और अगर वो वैल्यू मिड में होनी चाहिए, ना तो वो मोड हो सकता है, ना वो रेंज हो सकता है, ना वो वेरिएशन हो सकता है, तो वो क्या चीज रहेगी? मीडियन। मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जो क्या करती है? डाटा को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब मीडियम से इस तरफ जो डाटा होगा वो कम होगा, और इस तरफ जो डाटा होगा वो ज्यादा होगा। पॉइंट क्लियर है? ओके, तो ये मीडियन, इसलिए इसको मीडियन बोलते हैं, है ना? मोड वो होता है जो बार बार रिपीट होता है, मोड वो होता है जो बार बार रिपीट होता है ना? और रेंज क्या होती है? मान के चलो ये एक था, यहाँ पे 10 था, तो एक से लेकर 10 तक की ये पूरी की पूरी क्या होगी? रेंज होगी। ओके, चलिए वेरिएशन तो अलग होता है, वेरिएशन का अगले लेक्चर में देखेंगे किसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा ही टिपिकल, मतलब बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये बोलता है द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल बेस्ड ऑन व्हाट? आप प्रोकैरियोटिक सेल को
यूकैरियोटिक सेल से अलग करने की कोशिश करो, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो, कैसे करोगे? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेल्प से। देखो बात तो सही है, इधर देखो, दी प्रोकैरियोट सेल, आपका फोकस इस पे होना चाहिए। आप इसको किससे डिस्टिंग्विश कर रहे हो? यूकैरियोटिक सेल के साथ कर रहे हो। तो आप प्रेजेंस ऑफ इन्वेल्प, मतलब हम क्या ये बोलना चाह रहा है कि भाई इसके अंदर इन्वेल्प प्रेजेंट होगी? गलत है, नहीं प्रेजेंट होगी। दूसरा बोलता है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेल्प। याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस की इन्वेल्प नहीं होती, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती। तो कहीं ना कहीं पे मुझे ये ठीक लग रहा है। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसके अंदर भी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर भी होती है। तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चेक करने का, ना तो प्रेजेंस को चेक करेंगे, ना एब्सेंस को चेक करेंगे। हमने क्या करना है, प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्टिंग्विश करना है यूकैरियोटिक सेल से, और हम इसी क्राइटेरिया पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की जो इन्वेल्प है, वो नहीं होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे एकदम सही आंसर निकल के आता है। ओके, समझे ना? तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन को समझ आएंगे तो आसानी से उसका जो आंसर है वो हमारे सामने होता है। ओके, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ये जितनी भी चीजें अभी तक हमने की हैं, नोट्स किए हैं, मॉक टेस्ट किए हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको हमारी जो टेक ऐप है यहां से मिल जाएंगी। तो आप टेक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है, कुछ क्लासेस जो है आपको देखने को मिलेंगी। हेल्प हो जाएगी आपकी भी थोड़ी सी, है ना? मजा आ जाएगा आपको भी थोड़ा सा। इसके अलावा हमारा भाई एक टेलीग्राम के ऊपर चैनल भी है, अभी अभी आप लोगों के लिए शुरुआत की है, जिसके अंदर अलग अलग स्टेट्स के जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है, उनकी जो नोटिफिकेशन है, सब चीजें बताई जाती हैं। तो आप यहाँ पे भी जुड़ सकते हो अपडेट रहने के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगले सेशन में हम 25 क्वेश्चन और करेंगे हमारे इस पहले मॉक टेस्ट के, और उसके अंदर कुछ और ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो सही में बताएंगे भी, हाँ भाई ये टॉपिक बड़ा ही वैल्यू वाला टॉपिक है। तो वैल्यू सीरीज को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।